firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic. ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करते हुए। हाय, मैं हूं अमान शाह और इस वीडियो में हम प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किसी बुक का इंट्रोडक्शन या मूवी की समरी होती है जो हमें उसके पूरे एक थीम के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसका पूरा एक ओवरव्यू देती है, उसी तरह हमारा प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू देता है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और बेसिक वैल्यूज़ के बारे में बताता है। ये वही बेसिक वैल्यूज़ हैं जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल 100 साल से भी लंबे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमने धीरे धीरे इम्बाइब करी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट किया था। प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड। इसका मतलब है पहले पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया, फिर उसके बाद प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया। प्रियम्बल 4 पर्पसेस को सर्व करता है, जिसमें पहला है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन की उस अथॉरिटी के बारे में बताता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर डिराइव करता है, दैट इज वी द पीपल। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश और प्रमोट करना चाहता है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एटसेट्रा। प्रियम्बल इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में बताता है, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पॉलिटी। फाइनली हमें बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया गया, दैट इज नवंबर 26, 1949। चलिए अब प्रियम्बल में यूज कीवर्ड्स और टर्म्स के बारे में जानते हैं। प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इस बार कोई आउटर पावर नहीं, कोई ब्रिटिशर्स नहीं, वाइसरॉय नहीं, बल्कि इंडियन पीपल ने रिजॉल्व लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। पहला टर्म है सोवरेन। इसका मतलब है इंडिया अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एक्सटर्नल पावर ये नहीं बता सकती कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसमें एक छोटा सा डिबेट हुआ था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप को लेके, जिसे पंडित नेहरू ने एक्सप्लेन करते हुए कहा था, इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। सोशलिस्ट टर्म ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंसर्ट किया गया था और एक्सप्लिसिटली ये बताया था कि इंडियन पॉलिटी एक सोशलिस्ट पैटर्न पे चलेगी। इससे पहले 1955 में कांग्रेस के आबादी सेशन में पहले ही डिसाइड हो गया था कि इंडियन पॉलिटी एक सोशलिस्ट पैटर्न पे चलेगी। ये सोशलिज्म गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सियन सोशलिज्म का मिक्स था, जो लीनिंग हेविली टूवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म है। सोशलिज्म का ट्रेडिशनल मीनिंग है कि नेशनल रिसोर्सेज को कलेक्टिवली ओन किया जाएगा स्टेट के थ्रू और देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके अलावा स्टेट बताएगी क्या प्रोड्यूस होगा और कितना प्रोड्यूस होगा। इस सोशलिज्म को कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहते हैं। पर इंडिया ने अपना ट्रस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर रखा और मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ गए। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मतलब है कि रिलीजन का इफेक्ट लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर नहीं पड़ेगा, जैसे पॉलिटिक्स, लॉज, एजुकेशन एटसेट्रा। स्टेट ना तो किसी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करेगा और ना ही किसी रिलीजन को फेवर करेगा। रिलीजन और स्टेट में एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा। इसे यूएस में आर्म्स लेंथ डिस्टेंस कहते हैं और फ्रांस में टोटल सेपरेशन और नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया, जिसमें स्टेट सारे ही रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा और किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ऊपर नहीं रखेगा। और दूसरी बात, स्टेट प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन करेगा अगर उसको लगता है कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या लॉज के अगेंस्ट है, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एटसेट्रा। डेमोक्रेसी वर्ड का ओरिजिन ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से हुआ है, जिसमें डेमो का मतलब है पीपल और क्रेटिया का मतलब है रूल करना। सो डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। अब मॉडर्न डेमोक्रेसीज में सब लोग एक साथ जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, इसलिए वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। इंडिया ने इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है अपने पॉलिटी में। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एंड
इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल। इंडियन प्रियम्बल में डेमोक्रेसी वर्ड का यूज एक ब्रॉडर सेंस में हुआ है, जिसमें डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक और सोशल भी है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला है मोनार्की और दूसरा है रिपब्लिक। मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन हेरिडिटरी होती है। एक ही रॉयल फैमिली के मेंबर एक के बाद एक सक्सेशन से हेड ऑफ द स्टेट बनते जाते हैं, जैसे यूके और सऊदी अरेबिया में। रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किए जाते हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए। इसमें नेशन के लोगों को पॉलिटिकल सोवरेनिटी दी जाती है कि वो अपने लीडर को इलेक्ट करें। रिपब्लिक में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होती और पब्लिक ऑफिस में हर किसी सिटीजन को बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जस्टिस का आइडिया हमने रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया है और इसमें 3 तरीके के जस्टिस की बात हुई है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस को 2 तरीके से समझिए। पहला है कि इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा, जैसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक जस्टिस का सीधा सा मतलब है कि इकोनॉमिक बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और मटीरियलिस्टिक इनइक्वालिटीज को कम किया जाएगा गरीबों को अपलिफ्ट करके। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है सारे एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट है और उस एक वोट की वैल्यू इक्वल है सबके लिए। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट बनकर खड़ा हो सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही क्यों ना हो। लिबर्टी का मतलब है कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होना, पर ये लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है और सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के। लिबर्टी के आइडियल्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। इक्वालिटी के प्रियम्बल में 2 मतलब हैं। पहला है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। इसका मतलब ये है कि किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे एंड एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ। और दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक इक्वालिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं स्टेट को गाइड करके। इक्वालिटी का मतलब होता है ब्रदरहुड या भाईचारा, जो इंडिया के केस में बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंडिया मैसिवली डाइवर्स है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू प्रमोट किया गया है। जैसे आर्टिकल 1 ही कहता है कि इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइडेड है और फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू भी इस ब्रदरहुड को प्रमोट करने की कोशिश की गई है। इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इस क्वेश्चन का आंसर हमें सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस के इंटरप्रिटेशन से मिल जाएगा। पहला केस है बेरूबरी यूनियन केस 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस को तो माना लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कहा। दूसरा केस है केशवनंदा भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले इंटरप्रिटेशन को गलत माना और प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना। इस इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी कंफर्म किया। तो करंटली प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमेंडेबिलिटी अंडर आर्टिकल 368। यस, द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। इसे सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। इस अमेंडमेंट से प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को इंसर्ट किया: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और इस अमेंडमेंट को केशवनंदा भारती केस में वैलिड बताया। 2 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं प्रियम्बल के बारे में। पहला, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिफाइबल। इसका मतलब है प्रियम्बल के प्रोविजंस को पर से कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। और दूसरा, प्रियम्बल ना तो लेजिस्लेचर के लिए कोई पावर का सोर्स है और ना लेजिस्लेचर की पावर्स पे कोई भी रिस्ट्रेंट है।